नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस आज क्रिप्टो में। दोस्तों आज फिर हाजिर हूं कुछ नई अपडेट को लेके और साथ ही दोस्तों एक गुड न्यूज़ मैं देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से हम इस क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेड कर सकें और 1% TDS और 30% टैक्स से लीगली बचा जा सकता है। तो दोस्तों वो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करता हूँ कुछ पॉजिटिव अपडेट को लेके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री अडॉप्ट्स बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, यानी जो पहला अफ्रीका महाद्वीप की पहला देश ऐसा बना है अफ्रीकन कंट्री जिन्होंने एज ए लीगल करेंसी के रूप में बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ दोस्तों निकल के आ रही है। साथ ही अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शिब कॉइन को लेकर जिस प्रकार की इन दिनों में चर्चा हो रही है, लगातार शिब कॉइन की जो बर्निंग है, और साथ ही दोस्तों शिब कॉइन ने एक बर्निंग पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो 24 आवर्स में शिब कॉइन 8 बिलियन शिब कॉइन यानी 8 बिलियन शिब कॉइन बर्न किए गए हैं बर्न पोर्टल के माध्यम से। दोस्तों शिब कॉइन ने बर्न पोर्टल क्यों लॉन्च किया, यानी यदि कोई कस्टमर जिनके पास शिबा होल्ड कर रखे हैं और यदि वो शिब कॉइन को बर्न करेंगे तो उनको पैसिव इनकम आने वाली है दोस्तों। क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ी शिबा को, क्योंकि बहुत से जितने भी होल्डिंग थी शिब आर्मी के पास शिब की जो होल्डिंग है वो बहुत कम रह गई थी, लोगों के पास होल्डिंग थी, तो लोग क्यों बर्न करेंगे, क्यों नुकसान करेंगे शिब कॉइन बर्न करके। इसलिए उन्होंने बर्निंग पोर्टल लॉन्च किया कि जो भी शिब होल्डर शिब कॉइन का बर्निंग करेगा उसको पैसिव इनकम मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शिब कॉइन की बर्निंग हो रही है। साथ ही जब भी डीप आया है तो शिब कॉइन को वेल्थ ने ख़रीदा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मूव करने वाला है शिब कॉइन। दोस्तों अब बात करने वाले कुछ पहले मैंने एक न्यूज़ कवर करी थी कि जो वजीरेक्स के CEO हैं अपने निश्चल सेठी जी और को फाउंडर सिद्धार्थ मेनन जी विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं सरकार को लेके कि क्या वजह रही है कि वो विदेश में शिफ्ट हुए हैं। दोस्तों कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि नॉर्मल स्लैब भी देखा जाए तो इनकम टैक्स की स्लैब 5% शुरू होती है और 20% तक होती है, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स क्रिप्टो करेंसी पे उन्होंने 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया है। हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपने म्यूचुअल फंड में यदि आपने लॉस खाया है तो आप शेयर मार्केट में या आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप किसी भी लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। साथ ही 1% TDS है वो भी बहुत ही ज़्यादा मार कर रहा था। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको 1% TDS का एग्जांपल लेके यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और यदि आपने साल में 50 ट्रेड भी लगा दी तो 1% कटता है, तो सीधे सीधे यानी मोटा मोटे बता रहा हूँ मैं 50,000 रुपये तो आपके उसमें TDS में कट गए। तो बताइए आपके पास क्या बचा। यानी इसको यदि कैलकुलेशन निकालोगे तो आपको कम होगा, क्योंकि 50 पहली ट्रेड में आपको 1,000 कटा, 99,000 बचे। अब 99,000 का 1% कटेगा, तो मैंने रफली बताया कि आपको 50,000 आपका TDS कट जाएगा। साथ ही हम बात करें कि बहुत बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी को ये पूछा गया था कि क्या क्रिप्टो लीगल कर दिया गया, क्या ट्रेड के लिए उन्होंने एलिजिबल कर दिया गया, तो उन्होंने यही हर बार मना किया कि नहीं, ये तो इसलिए लगाया है मैंने टैक्स कि इस पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों सरकार आम तो खाना चाहती है लेकिन उस पेड़ में पानी और खाद डालना नहीं चाहती है, और यही वजह रहा है कि इस समय क्रिप्टो का जो भी कम्युनिटी था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो वजीरेक्स के जैसे CEO गए हैं, मैटिक के फाउंडर भी विदेश शिफ्ट हो गए हैं, और भी बहुत से जो बड़े बड़े ये कह सकता हूँ जो वेल्स थे, जो बड़ी हस्तियाँ थी जो क्रिप्टो में काम कर रही थी, वो विदेशों में शिफ्ट हो रही है। तो दोस्तों अब सरकार के पास क्या बचने वाला है, केवल वो कहते हैं, मैं पहले भी बोला है कि जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो आपको टैक्स कहाँ से मिलेगा, तो उनको टैक्स भी नहीं मिलने वाला दोस्तों, 0 टैक्स उनको मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुका है। साथ ही दोस्तों ये एक दोगला व्यवहार है। स्टॉक जिस प्रकार से हमारे इंडिया में शेयर मार्केट पे जो चार्जेस लग रहे हैं उसी प्रकार से क्रिप्टो के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। दोस्तों हम चाह रहे हैं, हमारी युवा कम्युनिटी, हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम ट्रेडिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप युवाओं को रोज़गार तो दिलाइए, आप रोज़गार के अवसर दिलाइए, और जो टैलेंट भारत का जो विदेशों में जा रहा है उसको रोकिए, आप उनको वो चीज़ें मुहैया कराइए ताकि वो देश में अपने टैलेंट को निखार पाएँ और लोगों को रोज़गार दे पाएँ। दोस्तों और काफ़ी बात करना चाहूँगा मैं क्रिप्टो करेंसी को लेके कि जो दुबई में क्या किया गया है।
दुबई ने जैसे ही देखा मार्च में, जब इस प्रकार से अडोप्टिंग हो रहा था विश्व में, बहुत से देश इसको अडोप्ट कर रहे थे, इसके बारे में रणनीति बना रहे हैं, और उसके बारे में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक कमेटी बना दिया वारा। यानी उस कमेटी ने को जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे देश में आरबीआई है और बैंकिंग सेक्टर को देख रही है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, यानी ये कई चीज़ें हो गई। यानी टैक्स तो सरकार ने ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीआई सपोर्ट हटा लिया। एनसीपीआई ने जो यूपीआई से पेमेंट हो रहा था वो पोर्टल हटा लिया, यानी बैंक सपोर्ट हटा लिया। जब बैंक सपोर्ट नहीं किया तो पैसा कहाँ से डलेगा, कैसे ट्रेडिंग हो पाएगा। साथ ही और भी दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी विरोधाभासी हैं। यानी हमारे मंत्री जी ये कह रहे हैं कि टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों एक बात मैं करना चाहूँगा, जब आप इंडिया में जब पहले क्रिप्टो बैन था, क्या उस समय ट्रेडिंग नहीं हो रहा था? यानी आप लीगली करके इसको रोका जा सकता है, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेज हैं वो जब आप लीगल करोगे तो उससे आप डाटा ले सकते हो कौन कहाँ कैसे पैसा जा रहा है। लेकिन जब आप इसको बैन भी नहीं किया और लीगल भी नहीं किया और आपने इस पर लाद दिया, ये कहूँगा कि बैन ही किया आपने, तो अब आपको कौन देगा? क्या बाइनेंस आपको डाटा दे पाएगा? क्या आपको टैक्स देगा? क्यों देगा वो? तो आपने लीगल नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, आप इसको फोर्सली आप इसको इस मार्केट को बर्बाद करना चाह रहे हो। और हालांकि ये आपके बस की बात नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे। यहाँ तक कि अमेरिका के हाथ में नहीं है, तो भारत की क्या औकात है कि भारत उसको ये बैन कर दे। यानी मैं किसी भी देश के लिए नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसको कोई भी देश की हस्ती नहीं है कि इसको बैन कर दे या इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो पाए। क्योंकि जो प्राइवेट वॉलेट है या जितने भी वॉलेट्स हैं उनके माध्यम से लोग ट्रेड कर सकते हैं, उनमें किसी भी देश के हाथ में ये पावर नहीं है जो रोक पाए। इसलिए विश्व के पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि उसको रेगुलेशन में लेके आएँ, ताकि जितनी भी एक्सचेंजेज हैं उनके साथ सरकार मिल बैठकर रणनीति बनाए और वो हर एक चीज़ पारदर्शिता के साथ किया जा सके। दोस्तों तो मैं बात कर रहा था दुबई की। दुबई हमेशा हर एक चीज़ों में एडवांस रहता है दोस्तों, और उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि आने वाला समय क्रिप्टो का है और क्रिप्टो करेंसी में हर एक देश, यानी मैं बात कर रहा हूँ तो 80% देशों का ये रिसर्च सामने आया है कि 80% देश ये मानते हैं कि क्रिप्टो में आने वाला भविष्य क्रिप्टो का है। जिस प्रकार से बहुत सी तकनीकी आई है, बाद में अडोप्ट किया, लेकिन जब शुरुआत में जिन्होंने अडोप्ट किया उन्होंने अच्छा पैसा इनकम किया है। ये एग्जाम्पल आपका नोकिया है, जिन्होंने एंड्रॉयड को नहीं स्वीकार किया तो आज नोकिया का क्या हाल है। तो ये जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, इसका अडोप्शन का बहुत अच्छा समय था, भारत के पास अवसर था, क्योंकि जिस प्रकार से दुबई ने किया था उसी प्रकार से भारत भी कर सकता था कि विदेशों की जितनी भी एक्सचेंज हैं उनको भारत में इनवाइट कर सकता था और 0% टैक्स लेके इनवाइट करने के बाद कुछ % टैक्स लगा सकता था, जिससे बहुत अच्छा देश में इन्वेस्टमेंट आता, वहाँ का देश में इन्वेस्टमेंट आता तो यहाँ पर रोज़गार का और अधिक जनरेट होता, प्रोजेक्ट काफ़ी इंडिया में लगते, जिससे देश की जीडीपी में बहुत ही अच्छा योगदान उनका होता। और ये जो फ़ायदा है दुबई ने उठा लिया, और दुबई ने दोस्तों ये किया है कि वहाँ हर एक क्रिप्टो हब बना दिया दुबई ने अपने देश में। जितनी भी एक्सचेंज है उनको वो इनवाइट कर रहा है, वहाँ पे आओ, आपका 0% टैक्स वहाँ पे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे किया है। लेकिन उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फॉलो किया है, एक कमेटी बनाया है, एक ये कह सकता हूँ मैं, एक रेगुलेशंस के आधार पे उन्होंने एक लॉ बना दिया। उस लॉ को देखने वाली कमेटी का नाम वारा कमेटी, और वो वारा कमेटी डिजिटल जितने भी कंपनीज हैं उनको लाइसेंस जारी करता है, और उनको लाइसेंस जारी करने के साथ रजिस्ट्रेशन होता है, जो कुछ वहाँ पैसा भी रजिस्ट्रेशन का लगता होगा। और साथ ही दोस्तों उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो उस वहाँ के जो रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने रूल्स जो फॉलो किए हैं, रूल्स जो लगाए हैं, उन रूल्स को जो फॉलो नहीं करेगा उसको 2 करोड़ का पेनल्टी रखा है। इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी रखा है। तो दोस्तों जब आपको लीगली कुछ लग नहीं रहा है और जब आप नियम तोड़ते हो तो आपको पेनल्टी बहुत भारी रखा है, तो हर आदमी क्या चाहेगा, लीगली काम करना चाहेगा। तो ये माहौल उनको वहाँ पे मिल रहा है, इसलिए गए हैं। दोस्तों साथ ही बात करना चाहूँगा 0% टैक्स कैसे हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडिया की नंबर 1 एक्सचेंज थी वजीरेक्स, और अधिकतर साथियों का पैसा वजीरेक्स और बाइनेंस या अदर एक्सचेंजों पे हो गया। बाइनेंस पे तो उसका दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिस इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स पे है
तो दोस्तों ये एक बात आप सोचिएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका व्यवसाय इंडिया में हो, अपने होम टाउन में हो, और वो विदेश में जाके व्यवसाय नहीं करना चाहेगा। दोस्तों वजीरेक्स के मालिक क्यों गए हैं ये आप भी समझते हो, और ये सूचना है, हालांकि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो वहाँ पे गए हैं तो कोई कारण तो रहा होगा। और उन्होंने बोला भी है कि इंडिया में हमारे ऑफिस मुंबई और बेंगलुरु में है, और साथ ही ये भी बोला है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अपने अपने होम टाउन वर्क फ्रॉम होम कार्य कर रहे हैं कोरोना के बाद। तो ऑफिस तो है ही नहीं ना, और अपने काम को वो शिफ्ट, अपने जो कंपनी है अपने सिस्टम को वहाँ शिफ्ट करने वाले, ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये जिस प्रकार के घटनाएं घट रही हैं उनसे लग रहा है कि 100% वजीरेक्स शिफ्ट हो गया है दुबई में। अनाउंसमेंट बाद में होते रहेंगे, देख लेना आप, क्योंकि वो नहीं चाहेगा इतना % टैक्स में क्यों चक्कर में पड़ेगा। और यदि जाना ही नहीं था, वहाँ शिफ्ट नहीं करना था, तो अपनी फैमिली को क्यों जाता। अपना होम टाउन कौन छोड़ता है, मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, अपने करियर के लिए, अपने भविष्य को लेकर लोग छोड़ते हैं, नहीं तो कोई भी अपने देश को छोड़ के बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों जब वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट्स के अधीन से वजीरेक्स निकल जाएगा तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि सरकार को डाटा देगा कि इस व्यक्ति ने इतना ट्रेड किया, इतना % टैक्स देगा। जिस प्रकार से अभी वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, और जैसे ही दुबई में शिफ्ट होगा वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो जाएगा, उस पर भारत सरकार का जो अधिग्रहण था वो हट जाएगा, और जितने भी ट्रेड आप कर रहे हो उसमें आप बिना किसी TDS 1% TDS और 30% टैक्स के बिना आप कर सकते हो। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अच्छा ही होने वाला है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि सरकार को भी जाग आएगी, लेकिन देर आती है सरकार, क्योंकि हमारी सरकार इस बार हमने शायद बहुत बड़ा गलती किया है। अगले में आपको सोचना है कि किस प्रकार की सरकार चाहिए आपको, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। इनको भी अकल आएगी, लेकिन आएगी जब, कहते हैं ना, ठोकर लगने से ही आपको बुद्धि आती है। तो ये शायद सरकार को भी ये लग गया होगा कि क्या हाल हो चुका है, क्या टैक्स ले पाएंगे वो, क्योंकि जब ट्रेड ही नहीं होगा, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से इनकम टैक्स ले पाएंगे। क्योंकि सरकार मलाई तो खाना चाहती है, लेकिन उस मलाई के लिए जो काम करने चाहिए थे वो नहीं कर रही है। तो सरकार को ये मजबूरन ये कार्य करना पड़ेगा। और देखना आप आने वाले समय में क्रिप्टो के लिए अच्छा माहौल इंडिया में होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। और दोस्तों साथ ही आप लोगों से अपील करता हूं कि ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा, ताकि हर एक जन के पास जाए और ये देख पाएँ किस प्रकार से वो अपने भय में या डर के कारण अपना पैसा रिटर्न या वापस विड्रॉ ना करें, क्योंकि लॉस में इस समय मार्केट काफ़ी डंप में चल रहा है। तो इस प्रकार का कोई डिसीजन ना लें। दोस्तों हम बात करें वर्तमान में BTC की रेट की, तो इस समय 38,000 के आसपास चल रहा है, यानी 39,000 का जो सपोर्ट लेवल था BTC का वो उन्होंने तोड़ दिया है और अभी डाउन में है दोस्तों। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि BTC का क्या हाल है। BTC अभी 38,989 के आसपास चल रहा है, यानी 1.74% डाउन में चल रहा है, और भी लो जा सकता है। लेकिन ये निश्चित बात है दोस्तों, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर होती है। तो जैसे डंप चल रहा है, तो जैसे ही कुछ और मार्केट में डंप होने के बाद निश्चित रूप से बुलिश की ओर भी मार्केट जाने वाला है। तो आप अभी कोई भी पैनिक प्रकार का डर के कारण आप पैसा विड्रॉ ना करिएगा। वजीरेक्स निश्चित रूप से शिफ्ट होने वाला है दुबई में, और दुबई में शिफ्ट होगा तो हमारा 30% TDS और 30% टैक्स और 1% TDS से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी नई अपडेट के लिए आप तुरंत आपके पास मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच।